यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि ऑफिशियल पेपर है। पेपर इस तरीके से है, पेपर को पूरा टाइप किया गया है। तो जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं, जिनका अपकमिंग टाइम में राजस्थान के लिए पेपर है, बिल्कुल भी डील ना डालें कि अब आपने जीएनएम का पेपर तो दे लिया, अब सीएचओ के पेपर में है जो आपकी तैयारी कंप्लीटेड है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास अभी पूरा 1 महीने का समय है, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। और इस बार तो और जब राजस्थान वाले पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि उनका प्रीवियस पेपर क्या हो गया था, लीक हो गया था, इस वजह से हो सकता है कि इस बार का पेपर और ज़्यादा आपको टफ आए। तो यहाँ पर जो लोग अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं, अब एमपी वालों की बात करें तो एमपी वालों के लिए भी ये पेपर उतना ही ज़रूरी है जितना राजस्थान वालों के लिए। इस पेपर में हम बात करें तो जीके जीएस ना के बराबर है। यहाँ पर ओनली आपका नर्सिंग सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, ओनली नर्सिंग। और जो भी लोग लास्ट 2019 से 2019 से लेके 2024 तक में जितने भी एनएचएम सीएचओ के पेपर्स हुए हैं वो परचेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। आपके लिए पहले जो अमाउंट था बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने 4-5 डेज़ के लिए ऑफ़र भी रिलीज़ किया था। 500 का 250 कर दिया था, मे बी 4 डेज़ के लिए 28 से 3 फरवरी तक के लिए। बट नाउ डेज़ जो अमाउंट है वो 350 रहेगा। जो भी लोग लेना चाहते हैं 40 पेपर प्लस 13 सीरीज़, तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो हेल्पफुल रहेंगी। और जिन्होंने राजस्थान का पेपर दिया है उनको जो भी कन्फ्यूज़न रहेंगे, स्पेशली जिन भी क्वेश्चंस को लेके, वो हर एक क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो के थ्रू है जो पूरा 5-10 मिनट जितना भी समय लगेगा आपको उन चीज़ों के लिए एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक की है, किस तरीके से आपको पेपर देना था। तो यहाँ पर ये जो पूरा पेपर है, पूरा सीएचओ का पेपर है। चलिए, इस पेपर को हमने जिस फॉर्मेट में है जो क्या किया है, टाइप किया है, उस फॉर्मेट के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाए। तो ये पेपर एनएचएम सीएचओ सभी क्लासेस के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ऐसा नहीं कि ओनली सीएचओ के लिए बस। तो जो पहला क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का, वो आपकी स्क्रीन पे आपको, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH। पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे कॉमन रीजन क्या है? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन, प्रेसिपिटेटिंग लेबर, या फिर परपीरियल सेप्सिस। जब आपको चारों टर्म पता होंगे तब आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? PPH। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है आफ्टर द डिलीवरी मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड का यहाँ पे लॉस होना। क्या कहलाएगा यहाँ पर? PPH। क्या होगा? ये कहलाएगा PPH। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो ये कंडीशन कहलाएगी PPH। फिर होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी PPH। तो अब यहाँ पर जो कॉमन रीज़न होता है PPH का, वो क्या होगा? सब इन्वोल्यूशन होगा कि एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस होगा कि प्रेसिपिटेट लेबर होगा? अब प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होता है कि जनरली जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है लेबर की, क्या है? प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब, प्रेसी का मतलब पहले, क्या है? पहले। तो प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होगा समय से पहले ही, बहुत फास्ट तरीके से, रैपिड लेबर के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, तो इजीली आपको याद रहेगा। प्रेसिपिटेट लेबर में समय के पहले ही, विदिन 1 और 2 आवर में ही क्या हो जाना? डिलीवरी हो जाना। ये एक्चुअल में अच्छी चीज़ भी है और गलत चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादा लेबर पेन है जो सहन नहीं करना पड़ेगा क्लाइंट को, जो फीमेल है। दूसरी चीज़, इतने फास्ट तरीके से होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। तो प्रेसिपिटेट लेबर में कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट आएंगे, सभी चीज़ें बहुत फास्ट होंगी। सब इन्वोल्यूशन में होगा क्या कि जो यूट्रस है वापस से रिवर्ट बैक नहीं होगी अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। क्या है? नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस से रिवर्ट बैक नहीं होगी। परपीरियल सेप्सिस का मतलब है आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके, प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद से लेके यदि 42 दिन हो, उन 42 दिनों के अंदर यदि सेप्सिस का फॉर्मेशन होता है तो वो। एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस का मतलब है कि यूट्रस की जो टोन है, मसल्स टोन है, उसका लॉस हो जाना। और यही सबसे कॉमन रीज़न कंसीडर किया जाता है किसके लिए?
पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। तो पीपीएच के जो 2 टाइप्स हैं, क्या है, 2 टाइप्स, और इनके अब कॉज की बात करें हम तो सबसे पहला रीजन तो हमेशा अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस ही कंसीडर किया जाता है। क्या है, अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। यहाँ पर यदि इस तरीके से क्वेश्चन है तो ये किसके लिए है, प्राइमरी पीपीएच के लिए जो कॉमन है। शव इन्वोल्यूशन होता है सेकेंडरी के लिए, किसके लिए, सेकेंडरी पीपीएच के लिए, या फिर प्लेसेंटा एसेटा हो सकता है, रिटेंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं सेकेंडरी पीपीएच में। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट पीपीएच का कॉज पूछे तो 85% केसेस में क्या होगा, अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्लियर है। आई होप आपको इस क्वेश्चन से यदि कितने भी क्वेश्चन आ जाएं तो आपसे बन जाएंगे कि पीपीएच से जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे आप कर लेंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज। अब यदि ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें हम, पीपीएच को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या दी जाती है, ऑक्सीटोसिन। वो क्यों दी जाती है, ताकि यूट्रस की मसल स्टोन वापस आए। यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन है जो एज ए ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो यहाँ पर डेली क्या रिक्वायरमेंट है, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो डेली की हम बात करें तो डेली जरूरी कितना होता है, 400 म्यूजी पर डे, 800 म्यूजी पर डे, 1000 म्यूजी पर डे, या फिर 2000 म्यूजी पर डे। तो यहाँ पर कितनी क्या है, कितनी फॉलिक एसिड की ज़रूरत होगी। फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, बच्चे में जो यूट्रस में जो बेबी पल रहा है उसमें किससे हमें प्रिवेंट करना है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब बनती है फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है हमारे शरीर में होगा, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ना होने के कारण बाहर से दिया जाता है। डेली की बात करें तो कितनी ज़रूरत होती है, 400 म्यूजी पर डे। और इसी फॉलिक एसिड की कमी के कारण बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो डेवलप हो सकता है, उसी को प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी में क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उस दौरान से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कंसीव कर चुके हैं एज सुन एज पॉसिबल प्रेगनेंसी कंफर्म होती है फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रियाड, और मैं बता दूं कि वो पूरा ऑफिशियल पेपर है, वो भी सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो यहाँ पर सब लोग इस क्लास को देखें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रियाड के 3 फैक्टर्स हैं, एजेंट, होस्ट, और नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बैक्टीरिया है, इम्यूनिटी है कि इन्वायरमेंट है। क्या होगा नेक्स्ट फैक्टर। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रियाड का मतलब होता है 3, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। तीनों एक दूसरे पर क्या होंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। क्या होंगे, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगी। तो यहाँ पर 3 ट्रायंगुलर आपने जो देखा है वही है, क्या, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रियाड। एपिडेमियोलॉजी के फादर की बात करें हम तो जॉन स्नो। एपिडेमियोलॉजी में स्टडी किसकी की जाती है, डिसीज़ होने की, क्या रीज़न है, कितनी फैली, वो सब स्टडी किस में की जाएगी, एपिडेमियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल आर द फीचर्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्सेप्ट। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सभी लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर, पेन इन द एब्डोमेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग। क्या यहाँ पे साइन होंगे, किसके, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, लेकिन किसी एक को छोड़ भी देना है आपको, सभी नहीं है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को स्पास्टिक कोलोन के नाम से भी जाना जाता है। नाम सुना होगा कि अचानक से आपका जो एब्डोमिनल एरिया है क्या होगा, अचानक से आपको मरोड़ टाइप से होगा, जैसे कुछ है जो किसी ने मरोड़ दिया है, निचोड़ दिया, उस तरीके से वो कहलाएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और स्पास्टिक कोलोन के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें होगा क्या, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अचानक से पेन भी हो सकता है, और आप यदि कुछ मेडिकेशन ले लें तो आपको आराम भी लग जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो कंडीशन नहीं होगी, जो लक्षण नहीं होगा, तो क्या होगा, वॉमिटिंग। इसमें वॉमिटिंग नहीं होती है, और ये चीज़ सिंड्रोम का मतलब है साथ में बहुत सारे लक्षण मिल गए वो है। तो यहाँ पर ये चीज़ अपनी लाइफ में आज तक सभी ने एक एक बार तो फेस जरूर की होगी।
कि क्लास में ही बहाना मारना है तो बोल दो कि पेट में दर्द हो रहा है। अगला क्वेश्चन है द वुंड वेयर देयर इज अ नो ब्रेक इन द स्किन एंड एक्सटर्नली कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग डिस्कलरेशन एंड पेन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो वुंड है स्किन ब्रेक नहीं हुई है लेकिन बाहर से स्वेलिंग दिख रहा है, डिस्कलरेशन है और दर्द भी है, तो ये क्या है? कॉन्ट्यूज्ड और क्लोज्ड वुंड, लेसरेटेड वुंड, एब्रेडेड वुंड या फिर इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड का मतलब तो कट लगा दिया, ब्लड आने लगा। लेसरेशन का मतलब स्किन छिल गई। अब यहाँ पे कहा है कि ब्रेक नहीं हुआ है स्किन में लेकिन दर्द है, स्वेलिंग है, डिस्कलरेशन है। मान लीजिए कोई बच्चा गिरता है, आपने देखा होगा बच्चे इवन आप भी कहीं जाके टकरा गए, आपको ब्लड नहीं आया लेकिन वहाँ की स्किन कैसी हो गई? ब्लूइश टाइप की हो गई, दर्द हुआ, वहाँ पर आपको स्किन ऊपर की तरफ उठ के आ गई, स्वेलिंग भी हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? कंट्यूजन। क्या होगा? कंट्यूजन और क्लोज्ड वुंड। क्या होगा? कंट्यूजन और क्लोज्ड वुंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखें कि जितनी भी चीज़ें CHO में पूछी जाती हैं उनमें से आधी चीज़ें आपके साथ कभी ना कभी होती हैं, समझने की बस ज़रूरी होती है कि आपको क्वेश्चन कैसा आया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और मैंने आपसे NHM राजस्थान के पेपर के पहले भी कहा था कि जो लोग NHM का पेपर देते हैं वो दूसरे स्टेट के पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाना, क्योंकि जिन्होंने यूपी के पेपर देखे होंगे उनको NHM के पेपर में थोड़ी तो हेल्प रही ही होगी, क्योंकि यूपी NHM के पेपर थोड़े से हार्ड आते हैं कंपैरिजन टू दूसरे स्टेट के। और CHO और NHM की बात करें, CHO का जो सिलेबस होता है बेस्ड ऑन जो आपकी पोस्टिंग होनी होती है उसको दिमाग में रख के डिसाइड किया जाता है कंपेरिजन टू NHM के, क्योंकि NHM में आपकी पोस्टिंग शहरी इलाकों में होती है और आपको क्वेश्चन भी उसी तरीके के सेट किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, refers to the physical effect on the human body of a dietary intake inadequate in quantity or quality। तो फिजिकल इफेक्ट होगा ह्यूमन बॉडी पर खाने पीने को लेके, डाइटरी इंटेक को लेके, जो कि कमी हो सकती है क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। खाना कम भी मिलेगा और उसमें क्वालिटी भी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी पे क्या असर दिखाएगा? माल न्यूट्रिशन का, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजिकल असर, किस तरीके का असर होगा? फिजिकल इफेक्ट की बात की जा रही है कि आपकी बॉडी में जो डाइटरी इंटेक है क्वांटिटी भी कम दे दी और क्वालिटी भी कम दे दी, तो इसके कारण जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगा? कुपोषण और माल न्यूट्रिशन। क्या होगा? कुपोषण और माल न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वाशियोरकर इज द टर्म यूज्ड व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ। तो क्वाशियोरकर टर्म यूज किया जाएगा जब किसकी कमी होगी? प्रोटीन की, आयरन की, विटामिन डी की, नन ऑफ दीज की, किसकी कमी होगी जब यहाँ पर क्वाशियोरकर टर्म यूज़ किया जाएगा? किसकी कमी के कारण यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। क्वाशियोरकर, मरासमस। क्वाशियोरकर का मतलब है यहाँ पर कैसा? बच्चा सिकड़ा हुआ। सॉरी, क्वाशियोरकर में क्या होगा? एब्डोमेन बाहर को दिखेगा, स्वेलिंग होगी। मरासमस में बच्चा बिल्कुल सिकड़ा हुआ, पूरी प्रोमिनेंट बोन्स तक देखने को मिल जाएंगी, हड्डी हड्डी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़रूर याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी होगी, मरासमस में कैलोरी की कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी। कॉम्बिनेशन फॉर्म में कहेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन चिल्ड्रन लीड्स टू ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में अंधापन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है? विटामिन ए, वाई, सी या फिर जेड? कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लाइंडनेस के लिए? तो आँखों से कुछ पूछे तो आँखों के लिए आपकी क्या ज़रूरी है? तो वो विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। सबसे ज़्यादा आँखों की प्रॉब्लम बड़ों क्या इवन बच्चों में भी होती है, तो वो किसके कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण। ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देता है, उससे भी आँखों में रात में क्या है? दिखाई नहीं देगा, वो भी एक रीज़न है। और यदि हम बात करें कि भारत में, यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया है यहाँ पर ब्लाइंडनेस का जो मेन कॉज है वो क्या है? वो है कैटरैक्ट। फर्स्ट इज द कैटरैक्ट एंड नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट कॉज पूछें भारत में अंधे होने का तो वो है कैटरैक्ट, दूसरा रीजन पूछें तो वो होगा रिफ्रैक्टिव एरर्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और विटामिन ए कैसा विटामिन है? तो विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन। दो तरीके के विटामिन होते हैं, पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील कौन से होंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, विटामिन सी। बाकी फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। इन विटामिन से आपको डेफिशिएंसी क्या होती है वो भी याद करनी होगी। नेक्स्ट वन, एन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन occurring over a wide geographical area is called as। यहाँ पर कोई भी एपिडेमिक लार्ज प्रोपोर्शन में फैल जाए, जनता के बीच में कोई लार्ज वे में कोई बीमारी फैलती है बड़े पैमाने पर, तो ये क्या कहलाएगी? स्पोरेडिक, पेंडेमिक, एपिजोटिक या फिर जूनोटिक। कौन सी बीमारी होगी ये? जूनोटिक का मतलब तो होगा जो एनिमल्स टू ह्यूमन में आएगी। स्पोरेडिक एक सीजन वाइज फैलेगी, जैसे कहीं पर डेंगू वगैरह फैला तो क्या होगा? सीजनल टाइप से होगा। लेकिन यहाँ पर पूरे लार्ज वे में, जैसे कोविड फैल गया था, प्लेग हुआ था, इन्फ्लुएंजा हो चुका है, तो ये सब किस में आएंगे? पेंडेमिक में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एडिक्वेट विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपोजर टू सनलाइट। इनमें से कौन सा विटामिन है जो सनलाइट से मिलेगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा कोई और अच्छा सोर्स है ही नहीं। विटामिन डी जरूरी क्यों है हमारे शरीर के लिए? हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए। हमारी बॉडी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तभी अच्छे से करती है जब हमारे शरीर में विटामिन डी भी मौजूद हो। विटामिन डी है जो सबसे अच्छा कब मिलता है? अर्ली मॉर्निंग, जो अच्छी ठंडी ठंडी धूप निकलती आती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्कीम in Maharashtra under National Health Mission where the Anganwadi and school children were inspected, treated and referred whenever needed with the help of team is termed as। तो महाराष्ट्र के अंदर एक स्कीम है, इवन NHM कहा है तो ऑल ओवर सभी जगह स्कीम है जो की जाती है, जिसमें आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों का इंस्पेक्शन होगा, ट्रीटमेंट होगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो रेफरल भी यहाँ पे किया जाएगा। तो वो कौन सी स्कीम है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड हेल्थ प्रोटेक्शन ग्रुप, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन टीम या फिर सैनिटेशन टीम। कौन सा है यहाँ पर? NHM के थ्रू, जिसमें आंगनवाड़ी जितने स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। वो स्कीम है कौन सी? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आए, सभी स्कीम बच्चों के लिए थी, बाकी कोई एक अलग थी तो वो थी RKS के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि अलग थी। बाकी यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि फरवरी में कब लॉन्च हुई है? फरवरी 2013। कब हुई? फरवरी 2013 में इसको लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को NRHM के तहत। इसका एम था कि जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को 4D डिफेक्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में ऐड कर देती हूँ, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च कब हुई थी? फरवरी 2013 में। इसके अंतर्गत जो बेनिफिशियर्स थे, क्या थे? बेनिफिशियर्स थे या फिर बेनिफिशियल जो ग्रुप था वो कौन था? 0 to 18 ईयर्स तक के। कौन से? 0 to 18 ईयर्स तक के। और इसी प्रोग्राम को 4Ds प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी मतलब कोई भी कमी है वो यहाँ पे थी, और डिसीज, कोई भी डिसीज हो, और डेवलपमेंटल डिले, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी। तो आपको 4Ds याद रखना है, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले। यहाँ पर क्या है? डिसीजेस एंड डेवलपमेंटल डिले। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए लाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू NHM के साथ मिलकर इसके लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलोइंग वैक्सीन आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट। तो
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सभी वैक्सीन इंक्लूडेड हैं किसी एक को छोड़कर। BCG, OPV, हेपेटाइटिस एंड स्मॉल पॉक्स। कौन सी वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है? BCG है, ओरल पोलियो है, हेपेटाइटिस B है यहाँ पे इंक्लूडेड, लेकिन स्मॉल पॉक्स को यहाँ पे इंक्लूड अभी नहीं किया गया है क्योंकि ये एरेडिकेट हो चुका है, इसलिए एरेडिकेशन होने के कारण इसको यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं किया गया है। OPV, BCG और हेपेटाइटिस B, ये तीनों जन्म के समय दी जाने वाली वैक्सीन है। यदि बच्चे का वजन क्या हो, यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम हो तब हेपेटाइटिस B वैक्सीन नहीं दी जाती। इंतज़ार किया जाएगा कि बच्चा जब 2 kg कंप्लीट कर जाएगा तब देंगे इंट्रामस्कुलर रूट से वास्टस लैटरलिस मसल्स में। OPV ओरली दी जाती है 2 बूंद 0 से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चों में पोलियोमाइलाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए। BCG दी जाती है इंटरडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में और 1 साल तक की उम्र तक इसको दे सकते हैं। 0 to 1 मंथ तक डोज अलग होता है, 1 मंथ से 1 ईयर तक इसका। दिस इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट and distribution of vaccine in the state of efficacy and potency at recommended temperature from the manufacturer to the actual recipient of vaccine is termed as। स्टोर की जाएगी वैक्सीन, ट्रांसपोर्ट की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसकी पोटेंसी को ध्यान में रख के कि टेम्परेचर भी सही हो जितनी ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक स्पेशल पॉइंट तक पहुंचने तक जो वैक्सीन का पूरा स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें हैं, क्या कहलाए? कोल्ड चेन, प्रोक्योरमेंट, लीगल वैक्सीन सिस्टम या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीरियड, ये कहलाएगा कोल्ड चेन। क्या होगा? ये कहलाएगा कोल्ड चेन की वैक्सीन बनने से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके जहाँ तक पहुँचनी है वहाँ तक पूरी सही सलामत पहुँच जाए विथ एफिकेसी के, पोटेंसी के, तो वो क्या कहलाएगी? कोल्ड चेन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। तो जन्म से लेकर 28 दिनों तक का समय क्या कहलाएगा? न्यूनेटल, एडोलसेंट, अर्ली न्यूनेटल या फिर पेरी न्यूनेटल? क्या कहलाएगा? अर्ली न्यूनेटल तो होगा 1 वीक तक का। यहाँ पर अर्ली न्यूनेटल की बात करें हम तो 1 वीक तक। एडोलसेंट अकॉर्डिंग टू WHO तो 10 to 19 ईयर। GNM राजस्थान में पेपर आया है, तो ये क्या कहलाएगा? नियोनेटल। क्या है? नियोनेटल। इन्फेंसी पीरियड की बात करें हम तो 1 साल तक की उम्र का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपगार स्कोरिंग 5 ऑब्जेक्टिव्स क्राइटेरिया वर गिवन एक्सेप्ट। अपगार स्कोर से भी क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में जो 3 तारीख को हुआ है। अपगार स्कोरिंग में 5 जो चीज़ें चेक की जाती हैं किसी एक को छोड़कर, रेस्पिरेशन चेक होगा, हार्ट रेट चेक होगी, मसल टोन भी चेक होगी, रिफ्लेक्सेस रिस्पॉन्स होंगे, स्किन कलर होगा। लेकिन मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है जो चेक नहीं किया जाता अपगार स्कोरिंग सिस्टम में। वर्जीनिया अपगार ने इसको दिया था। बेबी के जन्म के समय होता है जब बच्चा, तो उसमें पूरी उसकी हेल्थ कंडीशन को असेस करने के लिए एक तो होगा विदिन 1 मिनट, बच्चा पैदा होने के बाद विदिन 1 मिनट। दूसरी बार आप कब चेक करेंगे? आफ्टर 5 मिनट के बाद। क्या है अपगार स्कोर? जब भी डिस्चार्ज पेपर आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में दिए जाते हैं डिलीवरी होने के बाद, तो बच्चे का अपगार स्कोर जरूर लिखा जाता है। तो जो मैक्सिमम होता है वो होता है 10 ना 10। यदि 8 तक के भी है बच्चा ठीक है, यदि बिलो 6 जाता है मतलब बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 कैलोरीज इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। तो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.184, 2.1, 5.184 या फिर 9.0। 1 कैलोरी बराबर होती है कितने के? 4.184 जूल्स के बराबर। कितना? 4.184 जूल्स के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी इज रिच इन फॉलोइंग फ्रूट्स एक्सेप्ट। सब में विटामिन सी है किसी एक को छोड़कर, लेमन में, ऑरेंज में, आंवला में कि ऑनियन में। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है जितने भी खट्टे फल हैं वो, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, तीनों में है। लेकिन ऑनियन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या है? ऑनियन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी रिच फ्रूट नहीं है वो क्या होगी? प्याज और ऑनियन।
अब आप जब भी लोग प्याज काटते हैं तो जो स्पेशली नई प्याज आती है, नई प्याज का मतलब जब फसल आई उसके बाद जो नई प्याज आती है, ओल्ड प्याज, कोई भी ऑनियन ले लो, उसको जब भी कट करते हैं तो आंसू हैं जो मोस्ट ऑफ दी लोगों को आते हैं। और इन आंसू आने का कारण है क्या? सिनप्रोपैंथियल। क्या है यहाँ पर? सिनप्रोपैंथियल। सिनप्रोपैंथियल एस ऑक्साइड। क्या है? सिनप्रोपैंथियल एस ऑक्साइड। ये क्या करेगा? जो हमारी आँखों के, यहाँ पे याद रखना, आपको हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि जो प्याज में कौन सा केमिकल है जिसके कारण आप जब भी प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं। तो सिनप्रोपैंथियल है जो क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ये करेगा क्या? जो आपकी आंसू आने वाली क्या है ग्लैंड्स है, लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, इनको क्या करेगा? एक तरीके से इरिटेट करेगा, इरिटेट या फिर स्टिमुलेट करेगा। तो ये इरिटेट करने का काम करेगा, जिसके कारण लैक्राइमल ग्लैंड क्या करेंगी? आपकी आंसू निकालेंगी। सबको लगेगा कि आप बहुत रो रहे हैं, और जिसको रोना ना आए प्याज काटें और प्याज काट के अपनी आंखों के सामने ही उसको रख लें, तो आपके जो आंसू आएंगे, रीज़न ये है कि आपकी लैक्राइमल डक्ट क्या हो रही हैं, लैक्राइमल ग्लैंड इरिटेट हो रही हैं और आंसू निकालने का काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ ऑयल गिव्स हाउ मैनी कैलोरीज। तो 1 ग्राम ऑयल से कितनी कैलोरीज मिल सकती है? ऑप्शन में है यहाँ पर जो 1 ग्राम ऑयल है, या फिर 1 ग्राम फैट भी कह सकते हैं आप, ऑयल, या फिर एग्जाम में आपको यहाँ पे फैट भी दिया जा सकता है, तो ये देता है 9 किलो कैलोरीज। ऐसा एक जो कंपोनेंट एग्जाम में आता है सबसे ज़्यादा कैलोरी देने वाला, तो वो है फैट ही। बाकी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है तो इससे कितना मिलेगा? 4। कितना? प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स है इससे मिलेगी 4 कैलोरी, बाकी फैट से कितना मिलेगी? 9। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट। तो जो भी हम खाना पीना खाते हैं हमारी बॉडी में, उनका मेटाबॉलाइजेशन अलग अलग तरीके से होगा किसी एक स्टेप को छोड़कर। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या फिर हार्मोनाइजेशन, सब चीज़ें होंगी। जो भी आप खाते पीते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स, उनके साथ सब कुछ होगा हमारे शरीर में जाके, किसी एक को छोड़कर। डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, एसिमिलेशन भी होगा, लेकिन हार्मोनाइजेशन इसका नहीं होगा। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए, डी, ई, के। अब जो नहीं है तो वो होगा विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं वो। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, एग्जाम में आपको आता है, तो क्या है? स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। विटामिन ई, इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, और ये क्या है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्या है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी, इसको बोन्स के लिए ज़रूरी है, और इसकी कमी से क्या होगा? बच्चों में पूछें तो रिकेट्स, बड़ों में पूछें तो ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई क्यों ज़रूरी है? विज़न के लिए। किसके लिए? विज़न के लिए। यदि बात करें बच्चों में तो ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या है? ज़ीरोफ्थैल्मिया होगा बच्चों में, और बड़ों में क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये मैंने यहाँ पर टर्म लिख दिए हैं, आप आई थिंक समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन केस ऑफ, और यहाँ पर विटामिन सी से एक और क्वेश्चन बनता है कि खट्टे फलों के लिए विटामिन सी, तो यहाँ पर, या फिर आप आयरन की टेबलेट लेते हैं तो कौन सा विटामिन साथ में होना चाहिए? तो आप यदि विटामिन सी लेंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव केयर व्हेन अ क्लाइंट अराइव्स इन द ऑपरेटिंग रूम 3 ग्रुप्स ऑफ पर्सनल आर इन्वॉल्व इन द केयर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जब भी मरीज ओटी में आता है किसी भी ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, तो यहाँ पर इंट्रा ऑपरेटिव केयर में मतलब कि ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम पर पूरी हेल्थ केयर टीम रहेगी किसी एक को छोड़कर। एनेस्थेटिक टीम होगी, सर्जिकल टीम होगी, ऑपरेटिंग रूम नर्स होगी, लेकिन पैथोलॉजिस्ट टीम नहीं होगी। ये टीम या तो बिफोर पूरे टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करेगी पैथोलॉजिस्ट वाली टीम, या आफ्टर, यदि सर्जरी के बाद कुछ इन्फेक्शन होता है तब सैंपल कलेक्ट करेगी। लेकिन किसी भी सर्जरी के दौरान
पैथोलॉजिस्ट टीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओटी रूम की नर्स होगी, ऑपरेटिंग रूम की सर्जिकल टीम होगी, एनेस्थेटिक टीम होगी, लेकिन पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जनरल पंचर ऑफ वैन पंक्चर इज। तो वैन पंचर करके जो वैन में सिरिंज निडल लगाई जाएगी, इसका रीज़न क्या है? टू कलेक्ट अ ब्लड स्पेसिमेन, इंस्टिल द मेडिकेशन, स्टार्ट एन IV इन्फ्यूजन, आफ्टर ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों रीज़न होंगे। कोई मेडिकेशन आपको इंजेक्ट करनी है तब भी वैन पंक्चर की जा सकती है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है मोस्ट ऑफ द टाइम तब भी की जाएगा, IV इन्फ्यूज़ करना है, यदि ज़्यादा अमाउंट में मेडिकेशन चढ़ानी है, फ्लूइड चढ़ाया जाना है, तब भी वैन पंक्चर की जाएगी। जनरल पर्पस क्या होंगे? ये सभी। नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ पेरीफेरल साइनोसिस। तो पेरीफेरल साइनोसिस के क्या रीज़न हो सकते हैं? आर्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, कोल्ड एक्सपोजर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो पेरीफेरल साइनोसिस का मतलब फिंगर्स के यहाँ पे ब्लूनेस देखने को मिले, नेल्स के यहाँ देखने को मिले, पैरों में देखने को मिले। तो यहाँ पर ये सभी रीज़न हो सकते हैं। आर्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। आप अपना हाथ बहुत ज़ोर से एक हाथ को दूसरे हाथ से प्रेस करके रखिए, वहाँ पर ब्लूइश टाइप की जो आपका हाथ की फिंगर्स बन जाएंगी वो देखने को मिलेंगी। वेनस जो वेन्स का ब्लड है उसके कारण भी हो सकता है। लंबे समय तक आप अपना हाथ है जो फ्रिज में ही रख के देख लो तो कोल्ड एक्सपोजर के कारण भी हो सकता है। तो ये सभी रीज़न इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट वन, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मीजल्स इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मीजल्स को आप अलग अलग तरीक़ों से डायग्नोस कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। रूबेला, कवासाकी डिसीज, स्कारलेट फीवर या फिर पोलियोमाइलाइटिस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मीजल्स का डिफरेंशियल डायग्नोसिस सब कुछ हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर, तो सब होगा लेकिन पोलियोमाइलाइटिस यहाँ पर नहीं होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस सब हो सकते हैं लेकिन पोलियोमाइलाइटिस नहीं होगा। कोरियोजा हो सकता है, कावासाकी डिसीज़ हो सकती है, कफ हो सकता है, रूबेला हो सकता है, जर्मन मीजल्स हो सकता है, रूबियोला हो सकता है, लेकिन पोलियोमाइलाइटिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स इंट्रैक्शन विथ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रमोट एंड मेंटेन द हेल्थ। तो कौन सी साइंस है जो क्या करेगी? जो भी चीज़ें आप खाते पीते हैं वो आपकी बॉडी में एक तरीके से एब्जॉर्बेशन का प्रमोट करने का आपकी हेल्थ को काम करेगी। न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, ये कहलाएगा क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट्स, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जोड़ी मिलाने को आई थी अभी GNM राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लोरोसिस इज अ कंडीशन विच कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंटेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्लोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि पानी में क्या ज़्यादा पीने के कारण होगी? फ्लोराइड, क्लोराइड, आयरन या फिर कॉपर। सीधी सी बात है, यदि आपके जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें यदि फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा होगा तो आपके जो दांतों के ऊपर जो पीलापन छाएगा वो तो ठीक है, और साथ में और कंडीशन भी हो सकती है। हार्डनिंग आपके दांतों के ऊपर देखने को मिलेगी, कैल्शिफिकेशन भी हो सकता है। तो फ्लोरोसिस के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो क्या हुआ? फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉलोइंग आर द प्राइमरी सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिसीज एक्सेप्ट। सभी क्या है? प्राइमरी सिम्टम है पार्किंसंस के किसी एक को छोड़कर। ट्रिमर्स इन द हैंड लेग्स, स्टिफनेस ऑफ लिम्स एंड ट्रंक, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी या फिर कैटरैक्ट। पार्किंसंस डिसीज क्या है? पार्किंसंस डिसीज है यहाँ पर। तो इस पार्किंसंस डिसीज में क्या है? इस पार्किंसंस डिसीज में क्या नहीं होगा? ट्रिमर्स तो आते हैं हाथों में, अभी तक पार्किंसंस का कोई है जो एक, हम ये कह सकते हैं कि एक जो पार्किंसंस क्या है, ओल्ड एज में होने वाली समस्या है। ट्रिमर्स होंगे हाथों में, पैरों में, जो लिम्स है क्या होगी? स्टिफनेस होगी, जकड़न होगी, बॉडी का जो पोस्चर है वो भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन कैटरैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मोतियाबिंद कहेंगे इसको, जिसमें आँखों के जो लेंस है उनके ऊपर क्या होगी? ओपेसिटी छा जाएगी। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ रेट पर 1000 लाइव बर्थ, इट्स कॉल्ड द। ये क्या कहलाएगा? इन्फेंट की डेथ है गिवन ईयर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में, तो ये क्या है? बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ट्रू डेथ रेट या फिर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। यदि यही चीज़
यही चीज़ 28 दिनों की बात की जाती तब होता है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। यदि इन्फेंसी की जगह क्या होता 28 डेज की बात करते हैं तो ये होता है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कितने 1 ईयर तक के बच्चे के लिए, तो ये क्या कहलाएगा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन, द एक्ट पास्ड इन द ईयर 2000 and as amendment done in year 2016 wherein there is a law relating to juveniles in conflict with law and children in need of care and protection is termed as। तो कौन सा एक्ट आया था जो 2000 में तो पास हुआ, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है वो सब स्टार्ट हुआ 2006 में, जहाँ पर जो जुवेनाइल है मतलब 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो यदि कुछ भी क्राइम करते हैं तो उनको जो पनिश किया जाएगा इस एक्ट के तहत किया जाएगा। वो कौन सा एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट या फिर द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो ये कहलाएगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI was launched in India to focus mainly on practice and policy to adopt regarding। BFHI इनिशिएटिव लिया गया है। क्या है, BFHI को WHO और यूनिसेफ ने मिलकर लाया है, याद रखना है आपको, एग्जाम में आपको ये आ सकता है। तो BFHI जो इनिशिएटिव है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, यूनिसेफ और WHO ने मिलके इसमें क्या किया है, इसको लाया गया। इसके 10 स्टेप होते हैं जो मेनली एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो BFHI और बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, तो WHO और यूनिसेफ के कोलाब्रेशन के कारण इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी के तहत एक और प्रोग्राम लाया, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, जो कि 2016 में है आफ्टर द इसी BFHI की इनिशिएटिव के साथ में। तो यहाँ पर इसका मेन एम क्या था, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ जो 10 स्टेप्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, तो इन 10 स्टेप के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वॉमिटिंग इन न्यूनेट्स में अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग नॉन ऑर्गेनिक कॉजेस एक्सेप्ट। तो यदि न्यूनेट्स में मतलब बच्चा पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूनेट है, वॉमिटिंग होती है तो नॉन ऑर्गेनिक कॉज है सब, किसी एक को छोड़कर। नॉन ऑर्गेनिक का मतलब है कि कोई मेजर इशू नहीं है। इरिटेशन ऑफ द स्टमक ड्यू टू सॉलिड एमनियोटिक फ्लूइड एंड ब्लड, एरोफेजी, फॉल्टी फीडिंग टेक्निक या फिर स्प्रिंग्स डिसीज। तो वॉमिटिंग यदि न्यूबॉर्न बेबी में हो रही है तो नॉन ऑर्गेनिक रीजन होंगे सब, लेकिन हिरस्प्रिंग्स डिसीज नहीं होगी। हिरस्प्रिंग्स डिसीज को कहा जाता है कंजेनाइटल मेगा कोलोन, याद रखना है, जिसमें जो गैंग्लियोनिक क्या है, गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी। एब्सेंट रहने के कारण बच्चा 48 से 72 घंटे तक का पैदा हुए हो गया, लेकिन उसने मेकोनियम जो कि बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल, फर्स्ट पासिंग पोटी है, वो पास नहीं की है। वो ये होगा गैंग्लियोनिक सेल्स की एब्सेंट होने के कारण, इसको कहा जाएगा हिरस्प्रिंग्स डिसीज और कंजेनाइटल मेगा कोलोन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया इज रिलेटेड विथ फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया मतलब जन्म के समय जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके रीज़न सब कुछ है किसी एक को छोड़कर। आर्ट्रियल ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉल इन ब्लड पीएच या फिर कंजेनाइटल हाइड्रोसील। तो यहाँ पर हाइड्रोसील का मतलब जो स्क्रोटम है उसमें फ्लूइड का भरा हुआ होना, जो स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस है वहाँ पे फ्लूइड भरा होना, वो कहलाएगा हाइड्रोसील। अब पैथोफिजियोलॉजिकल कॉजेस हैं एस्फेक्सिया के सब कुछ, तो एट्रियल ऑक्सीजन टेंशन भी होगा, ज़्यादा CO2 के लेवल के कारण भी हो सकता है, और ब्लड पीएच की वैल्यू कम होने के कारण भी हो सकता है, लेकिन कंजेनाइटल हाइड्रोसील का सांस लेने से कोई संबंध यहाँ पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिसीज विच डिसीज रेडिकेटेड ग्लोबली। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो पूरे विश्व से जा चुकी है, रेडिकेट हो चुकी है, स्वाइन फ्लू, पोलियो, स्मॉल पॉक्स या फिर मीजल्स। तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के तो केसेस देखने को मिल जाते हैं, H1N1 फ्लू जो वायरस रिस्पॉन्सिबल, ओसेल्टाम्बिर और टेमीफ्लू ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे दी जाती है। पोलियो तो इसमें आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है।
इसके केसेस ग्लोबल इंडिया से तो जा चुका है, बट इसके कुछ केसेस दूसरे कंट्रीज़ में जैसे कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में है, तो इसको ग्लोबली इरेडिकेट हम नहीं मान सकते। मीज़ल्स के केसेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है 8 मई 1980 को ग्लोबली इरेडिकेट कंसीडर कर दिया गया है। और इरेडिकेशन को कंसीडर करता कौन है? ये करेगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, PQLI मतलब कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड्स फॉलोइंग इंडिकेटर्स एक्सेप्ट। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में सब चीज़ें शामिल हैं किसी एक को छोड़कर। इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, लिटरेसी या फिर पर कैपिटा GNP। तो जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस में सब चीज़ें शामिल हैं, लेकिन पर कैपिटा GNP इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट इज इंसिडेंस रेट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग। इंसिडेंस का मतलब होता है क्या? नए केसेस, ओल्ड केसेस, नए और पुराने, या फिर ना नए और ना पुराने, क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो यदि आपसे इंसिडेंस की बात की जाए कभी भी तो वो कहलाते हैं नए केसेस, क्या हैं? न्यू केसेस। और यदि यहाँ पर प्रेवलेंसी की बात की जाए तो उसमें आएंगे A और B। यदि इंसिडेंस की जगह आपसे एग्जामिनर क्या पूछ ले? प्रेवलेंस पूछ ले, तब आपको क्या कह देना? बोथ A एंड B, मतलब नए पुराने दोनों। लेकिन यहाँ पर आपको ओनली इंसिडेंस पूछा है, तब आप क्या कहेंगे? ओनली नंबर ऑफ न्यू केसेस। नेक्स्ट वन, नालगोंडा टेक्निक इज यूज्ड फॉर। तो नालगोंडा टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट या फिर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। नालगोंडा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर के लिए। इसके लिए डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर के लिए, फ्लोराइड को हटाने के लिए पानी से। नेक्स्ट वन, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आई थिंक 1984 में MIC गैस और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसका खामियाजा भोपाल की जो जनता आज जो एरिया है उसके आसपास का, वहाँ पे आज भी भुगत रही है। तो बच्चे भी इवन पैदा हो रहे हैं, उसके कारण अभी भी उनमें कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में किसका एग्जाम्पल है? कॉमन सोर्स, सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, कंटिन्यूस एपिडेमिक, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक या फिर सीजनल एपिडेमिक। तो ये ना तो सीजनल है ना कंटिन्यूस हुई है। एक कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक है, मतलब सोर्स कॉमन था, एक ही बार एक्सपोज हुई वहाँ की जनता उसमें, लेकिन ये लंबे टाइम तक चली। और जैसा मैंने कहा कि 1984 में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव, इसके कारण भोपाल की जनता आज भी ये चीज़ के लिए, जो वहाँ की जनरेशन हो रही है, पूरे भोपाल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो इलाके हैं, जो वहाँ के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो अपकमिंग जो बच्चे भी पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। नेक्स्ट वन, वैक्सीन्स दैट आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर आर ऑल एक्सेप्ट। सभी वैक्सीन क्या है? फ्रीजिंग सेंसिटिव है, लेकिन किसी एक को छोड़कर, जिसको सब जीरो टेम्परेचर से प्रिवेंट करना होगा, सब किसी एक को छोड़कर, कोलेरा, हेपेटाइटिस बी, टिटनस या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जो सेंसिटिव टू फ्रीजिंग नहीं है वो बताना है आपको, तो वो होगी OPV, क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन, ट्यूबरक्लोसिस इज अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय। TB का पॉजिटिव एजेंट पूछा है, M. लेप्रा, M. ट्यूबरक्लोसिस, E. कोलाई या फिर सिजेला। लेप्रा किसके लिए है? लेप्रोसी। TB के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो डॉट्सफ्रेजिमेब यूज़ किया जाता है यहाँ पर। E. कोलाई तो जो मोस्ट कॉमन क्या है? E. कोलाई जो मोस्ट कॉमन UTI होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डेंगू वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड। तो डेंगू का ट्रांसमिशन किससे होता है? एयर, मॉस्क्यूटो, वाटर या फिर ड्रॉपलेट से। तो डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से, एडीज एगेप्टी मच्छर के काटने के कारण। और एडीज के जो डेंगू के मच्छर हैं जनरली कब काटते हैं? दिन में। पनपते कहाँ हैं? क्लीन वाटर में। याद रखना है, क्लीन वाटर में इनकी जो मॉस्क्यूटो है, एडीज, इनकी क्या होती है? ब्रीडिंग होगी। और ये काटते कब है? डे बाइटिंग मच्छर है। नेक्स्ट वन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इनमें से लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है? पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस या फिर एंथ्रैक्स।
लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन इनमें से क्या है? ओपीवी और पोलियो वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है ICD-10 स्टैंड फॉर। ICD-10 क्लासिफिकेशन, आर शिवानी की बुक आप खोलना साइकेट्रिक की, उसमें बहुत ही अच्छे से इनिशियल स्टार्टिंग के मे बी 5th और 6th पेज है, वहाँ पे आपको पूरा क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन में ICD-10 का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, ड्रग्स, डिसेबिलिटीज़ या डिजास्टर 10 क्या है? तो ICD-10 का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10th रिवीजन। क्या है? ICD-10 का मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10th रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूडेड NVVDCP। एग्जाम में आता है NVVDCP। तो इस प्रोग्राम में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में सब इंक्लूडेड है, किसी एक को छोड़कर। तो इसमें टोटल 6 इंक्लूडेड हैं जो मैं आपको बता दूं, और जो नहीं है तो वो है मीजल्स। जो इंक्लूडेड है वो आप जानिए। तो जो इंक्लूडेड है वो कौन सी हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो मैंने यहाँ पे JE लिख दिया, आप समझ जाइए। 1 2 3 4 5th एंड लास्ट वन इज द काला अज़हर। यहाँ पर लास्ट क्या है? काला अज़हर। तो यहाँ पर 6 डिसीज इंक्लूडेड है इस प्रोग्राम में, और जो नहीं है वो कौन सी है? तो है यहाँ पर मीजल्स। अब ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट में ब्रैकेट में लिख देती हूँ 2003 में। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2003 में। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ आशा। तो यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा लाई गई थी NRHM प्रोग्राम के तहत, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन के लिए है जो एक आशा वर्कर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट वन, लेथेरिज्म इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ। लेथेरिज्म है जो किसके कारण होगा? रेड ग्राम दाल। रेड ग्राम दाल का मतलब पता है कौन सी दाल होती है? जो मसूर की दाल होती है वो। ग्राउंडनट, केसरी दाल, या फिर लख दाल, या फिर बंगाल ग्राम दाल। बंगाल ग्राम दाल का मतलब होती है उड़द दाल। तो यहाँ पर जो लेथेरिज्म का मेन रीजन है वो क्या है? खेसरी दाल। कौन सी? खेसरी दाल। नेक्स्ट वन, NPCDCS स्टैंड फॉर। NPCDCS का फुल फॉर्म दिया गया है, और एक क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड लास्ट इज व्हाट? शॉक, स्ट्रोक, सनबर्न या फिर हाइपरटेंशन। क्या है? तो जो NPCDCS में लास्ट का S, इसका मतलब होता है स्ट्रोक। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए प्रोग्राम है। फिर कंबाइंड डिसीज है कौन सी? कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक। नेक्स्ट वन, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट एज 18 एंड ईयर ओल्डर इज। तो यदि नॉर्मल सिस्टोलिक BP की बात की जा रही है, मतलब कि अपर रीडिंग पूछी गई है, तो कितनी होती है? 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में तो वो होती है 120 mm ऑफ Hg। कितना? 120 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ओरल कैंसर। ओरल कैंसर के लिए सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होगा? टोबैको च्यूइंग, एल्कोहल, क्रोनिक ट्रॉमा टू ओरल म्यूकोस या फिर सनबर्न। सनबर्न से हो सकता है क्या? स्किन कैंसर। क्या होगा? स्किन कैंसर। ओरल कैंसर जो तंबाकू चबा रहे हैं उनको होने के चांसेस रहेंगे। एल्कोहल कंजप्शन से लिवर सिरोसिस या फिर कैंसर होने के रिस्क रहेंगे। नेक्स्ट वन, नॉर्मली ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। तो प्लेसेंटा कौन सी स्टेज में डिलीवर होगा लेबर की? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 स्टेज होती हैं। ये स्टेज स्टार्ट कब से होती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू सर्वाइकल डायलेटेशन, इसके लिए कहा जाता है सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज। क्लियर?
दूसरी स्टेज होती है इसकी, जिसमें यहाँ पर सर्विक्स कितनी डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक, जो कंप्लीट डायलेटेशन है कितना होता है 10। दूसरी होती है फीटल एक्सपल्सन स्टेज। तीसरी होती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। बच्चा बाहर आने से लेके विदिन 30 मिनट में क्या है, विदिन 30 मिनट में प्लेसेंटा बाहर आ जाना चाहिए। प्रीमी है तो 30, मल्टी है तो 15 मिनट में। नहीं आता है मतलब रिटेंड प्लेसेंटा हो गया, फंडल मसाज मैनुअल मसाज करके प्लेसेंटा को बाहर लाया जाता है। लास्ट होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। ये स्टेज के नाम याद रखें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन फॉर गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड यदि गोल्डन कलर का है मतलब क्या है, RH इनकम्पेटेबिलिटी, फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी या फिर इंट्रा यूट्राइन डेथ। क्या रीजन हो सकता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड यदि गोल्डन कलर का है तो RH इनकम्पेटेबिलिटी होने के चांसेस रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पे, यदि मेकोनियम स्टेंट है मतलब जो मेकोनियम बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है तो ग्रीन कलर का होगा क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। गोल्डन है तो RH इनकम्पेटेबिलिटी, ग्रीनिश येलो है मतलब बच्चे 42 हफ्तों के बाद पैदा हुआ है, पोस्ट मैच्योर है। डार्क रेड है मतलब कि एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हुई है। डार्क ब्राउन है मतलब टोबैको जूसी कलर का है, टोबैको जूसी या डार्क ब्राउन है मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ, फीटस है जो यूट्रस में उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर आपको ये था आज एक CHO का पेपर हमने सॉल्व किया आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो, और जो भी लोग अपकमिंग MP CHO, राजस्थान CHO या कोई से भी CHO के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो CHO के आपको 40 पेपर प्लस 13 सीरीज 350 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।